यस मैडम। क्या होता है फिर हमारे के बाद मिक्सिंग के बाद में हम देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मिक्सिंग कर दिया मतलब हाथ से मिलाया या फिर मशीन से मिलाया। मशीन से मिलाने के बाद हमको ट्रांसपोर्ट करना है, उतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए जब तक कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का स्टार्ट नहीं हो जाए। जो भी सीमेंट होगी हमारे पास एक इनिशियल उसका सेटिंग टाइम होगा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जब शुरू होगा तब उसके पहले ही हमको ले जा करके हमको प्लेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बिफोर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट। ठीक है, ये चीज़ हमको करनी है। अब ट्रांसपोर्टेशन या तो मैनुअली कर लो, मैनुअली मतलब खुद से कर लो, मजदूर से कर लो। ठीक है, एक होता है मशीन से कर लो। मशीन से ट्रांसपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर कहीं और बन रही है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी साइड बनती है, माइनिंग होती है, मील होती है, तो उसमें क्या होती है ऐसी टेम्परेरी पटरी बिछा देते हैं। पटरी के ऊपर क्या होती है ऐसी गाड़ियाँ रहती है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया आपने, मिक्स करके डायरेक्ट वो वाली मशीन से इसके अंदर कूड़ दिया और फिर ये गाड़ी चली। तो भैया अगर ज़्यादा दूर तक जाना है तो इंसान से पहले तो गाड़ी पहुंच जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, ये यहाँ पे पहुंच गई। और सपोज़ यहाँ पे हम निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर आज करके हमारा प्लेसिंग हो गया कंक्रीट का, गाड़ी चली, इतने टाइम में हमने कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, ये ट्रॉला है, ट्रॉली रहेगी, ये भी छोटी छोटी ऐसी। ठीक है, ये कैसी है हमारी ज़मीन पे चलने वाली ट्रॉलीज है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बचाती है, हमारा टाइम बचाती है। क्या बचा रही है, टाइम बचा रही है। और ये हमारी जो ऊंची मंजिलों पे जो ट्रॉलियाँ लगी रहती है, पुलिस है, तो ये भी क्या रहती है, एक तरह की ट्रॉली रहती है। ये हमारी एलिवेटेड रहती है, लिफ्ट की तरह काम करती है। ठीक है, एलिवेटेड ट्रॉलीज रहती है। तो ये भी ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। यहाँ पे अगर माल मिक्सिंग हो रहा है तो मिक्सिंग हम कर देंगे, इसमें खाली कर देंगे तो हमारा अप डाउन हो करके, अगर हमको कंस्ट्रक्शन ऊंचाई पे करना है तो हमारा यहाँ पे ले जा करके हम इसको प्लेस कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा परिवहन। किसका परिवहन? हमारे कॉन्क्रीट का। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ठीक है, तो ये हमको कब तक समाप्त कर लेना है, प्लेसिंग हमको कब तक समाप्त कर लेना है, इसके इनिशियल टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले। अगर ओपी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमको 30 मिनट के पहले प्लेस कर देना है। कब से 30 मिनट शुरू होते हैं? पानी डालने के तुरंत बाद। ठीक है, पानी डालने के बाद 30 मिनट के भीतर भीतर हमको प्लेसिंग कर देनी है। प्लेसिंग करना मतलब जिस जगह पे कंक्रीट को जमाना है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हमने इसमें क्या कर दिया है, रिटार्डर डाल दिया है, रिटार्डर डाल दिया तो फिर इसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमको ये सब काम करने में और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेप होता है परिवहन कंक्रीट का। कंक्रीट का परिवहन। कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड आइदर बाय हैंड मिक्सिंग या मशीन मिक्सिंग, हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू इट्स प्लेस बिफोर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट। ठीक है, सीमेंट के हाइड्रेशन स्टार्ट होने के पहले हमको इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब जिस जगह पे हमको उसको प्लेस करना है या जहाँ पर ले जा करके हमको कंक्रीट को सेट करना है। ठीक है, कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड बिफोर इट सेटिंग टाइम स्टार्ट। ये भी एक ही चीज़ है कि हमारा सेट होने के पहले पहले तक हमको कंक्रीट को प्लेस करके कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट अभी आगे समझाऊंगी कि क्या होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान सेग्रीगेशन शुड बी प्रिवेंटेड। सेग्रीगेशन मतलब मैंने समझाया था मटेरियल का अलग अलग हो जाना, यहाँ पे समझाया था सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब मटेरियल का अलग अलग हो जाना। क्योंकि हम क्या करते हैं जब प्लेसिंग करते हैं तो आप ध्यान रखना, अगर आपने किसी वर्कर को तगारी भरा कंक्रीट डालते हुए भी देखा होगा, तो जब वो जिस तरह से डालता है तो क्या होता है कि हमारी मोटी मोटी गिट्टी पहले गिर जाती है और बारीक बारीक बाद में गिरती है। ठीक है, तो प्लेसिंग करते टाइम भी हमको इस बात से सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमारा मटेरियल एक सार और एक जान करके उसमें प्लेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट मोर देन 1 मीटर।
क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे वर्कर क्या उनकी आदत पड़ जाती बहुत ऊंचाई ऊंचाई से कंक्रीट फेंकने की, मतलब डालने की। तो 1 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा से आप नहीं फेंकोगे, ठीक है। मतलब 1 मीटर ऊंचाई से, चलो मान लो ये 1 मीटर है, तो इससे ज़्यादा ऊपर से नहीं फेंकोगे। नहीं तो क्या होता है कि फेंकने की चीज़ समझ रहे हो, मैं चीज़ फेंकूंगी, जो भारी चीज़ रहेगी वो पहले आके गिरेगी और हल्की चीज़ धीरे आके गिरेगी। वही चीज़ मैंने बताया। तो अपने तीनों मटेरियल में, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में भारी चीज़ क्या रहती है? एग्रीगेट। तो वो पहले जाके गिर जाएगा और बारीक बारीक चीज़ है बाद में गिरेगी, ठीक है। प्लेस अपन को यहाँ करना है, मतलब कंक्रीट फिल यहाँ करना है, तो मैं इतनी ऊपर से नहीं फेंकूंगी कि अब सब अलग अलग गिर जाए। समझ में आ रही है बात? तर्क भी दे रही हूँ मैं, तर्क ये दे रही हूँ कि भारी चीज़ जो रहेगी वो पहले गिर जाएगी और हमको क्या करना है, सबको एक सार करके डालना है, एक जैसा करके डालना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि भैया भारी भारी नीचे जम गया, हल्का हल्का ऊपर आ गया, तो क्या होगा कि ये कॉलम हमने भरा तो भारी भारी मतलब एग्रीगेट तो आधे आधे भर गए, फिर ऊपर ऊपर क्या रह गया, ऐसे अपनी लेयर्स रह गई, है ना, सैंड की, सीमेंट की, ऐसी लेयर्स आ गई। तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, हमको पूरी बॉडी एक जैसे मटेरियल की चाहिए। तो हम क्या इंश्योर करेंगे कि अगर ये 1 मीटर हाइट है तो इससे ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट नहीं फेंकना चाहिए, या तो भैया यहाँ से डाल दो आप, ठीक है। तो हमको अगर जैसे इसकी हाइट कम भी रहेगी ना तो यहाँ से भी नहीं फेंकेंगे, 1 मीटर तो तरापा लगाएंगे ही नहीं, पहले यहाँ पर डालेंगे फिर यहाँ डालेंगे। ऐसा बोलते हैं IS कोड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ज़्यादा ऊपर से हमको कंक्रीट फेंक करके प्लेस नहीं करना है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट आता है हमारा कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पेक्शन मतलब अब हमने डाल तो दिया, अब डालते दौरान क्या होती है, इसमें बीच में एयर रहती है। तो अपन क्या, जैसे चक्की भी जमाते तो आपने देखा होगा कि थाली को ठोकते हैं, तो ठोकने से क्या होता है, उसके एयर बबल निकल जाते हैं और अच्छी तरीके से पूरी थाली में चक्की पूरी थाली में सेट हो जाती है। वही चीज़ रहती है कि अब हम इसको थाली समझ के इसको तो हिला नहीं सकते तरापे को, है ना, इसको थोड़ी हिलाएंगे। अब हम मिक्स कर सकते हैं, ऊपर से ही मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे। अब जब हमने कंक्रीट डाला तो उसके बाद ऐसी टैंपिंग रॉड आती है, स्टील की रॉड रहती है, तो उससे हमको इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। कॉम्पैक्ट करने का मतलब ये होता है इसमें जो भी एयर्स है वो निकल जाए और हमारा कंक्रीट कैसा बन जाए, पूरा ठोस और डेंस बन जाए, घनत्व वाला बन जाए, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट इज नोन एज द कॉम्पैक्शन, मतलब सही तरीके से मिलाना कंक्रीट को ही बोला जाता है कॉम्पैक्शन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एफर्ट्स आर ओनली द डायरेक्शन टू रिड्यूस द वॉइड्स मतलब जो एयर वॉइड्स रहते हैं या जो गैपिंग रहती है, जो छिद्र बनते हैं, सूख करके वॉइड्स क्या हो जाते हैं, छेद बन जाते हैं, पोरस बन जाते हैं। हमारे पूरे एफर्ट्स, हमारी पूरे जान से हमको उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, किसको, जो वॉइड्स उसमें गैपिंग जो उसमें बन रही है, ताकि वो पूरे तरह से अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट कैन बी डन आइदर मैनुअली और मैकेनिकली। क्या बोल रहे हैं, मैनुअली या तो हाथ से कर लो, मैकेनिकली या फिर मशीन से कर लो, ठीक है। तो मैनुअली कैसा है, एक तो था हमारा हैंड कॉम्पैक्शन और दूसरा है मशीन कॉम्पैक्शन। हैंड कॉम्पैक्शन मतलब जो हमारी रॉड और वो सब उससे टैंपिंग रॉड से करना, और मशीन कॉम्पैक्शन मतलब हमारा वाइब्रेटर्स से करना। वीडियोस देख लेना आप कॉम्पैक्शन के, आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली आप कॉम्पैक्शन डालोगे, ये बैचिंग मिक्सिंग भी डालोगे तो उसमें सब वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक बार आपने कॉम्पैक्शन कर लिया, एक बार हमारा सीमेंट सेट हो गया, फिर उसके बाद से प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी क्यूरिंग की, ठीक है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है, सीमेंट अपना हार्डन हो जाता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब तरी करना। आप सबने देखा है तरी कैसे होती है और किस तरह से करते हैं। क्यूरिंग इज द ऑपरेशन, ये वो प्रोसेस होती है बाय विच मॉइस्चर कंडीशन आर मेंटेन्ड और फिनिश्ड कंक्रीट सरफेस टू प्रमोट continued hydration of cement. If proper curing is not done, complete hydration of cement will not take place as result of concrete will not acquire its full strength. क्या बोल रहे हैं, क्यूरिंग का जो हमारा ऑपरेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
ये क्या करता है, हमारे जो स्ट्रक्चर में नमी प्रदान करता है, जो किसमें मदद करती है, हमारे जो सीमेंट में से हाइड्रेशन निकल रही है, जो उसमें गर्मी निकल रही है, उसको शांत करने में। और सही तरीके से अगर हमारी गर्मी या जो हमारी सीमेंट में से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो रहा है, वो अगर ठीक तरह से बैलेंस होता है, तभी हमारा जो सीमेंट अपना जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होगा और सही तरह से हमारी स्ट्रेंथ को एक्वायर करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, अच्छी तरह से ताकतवर बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर इसका एक पहला ड्रॉबैक ये रहता है, अगर सही तरह से तरी नहीं होती ना, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है, ये कहीं तो निकलती है, हीट को निकलने को भी जगह चाहिए रहती है, तो ये क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर में तिराड़ बना देती है, क्रैक्स जनरेट कर देती है। क्रैक्स अगर सही, क्रैक जो रहते हैं वो किस कारण से भी दिखते हैं हमको, कि सही क्यूरिंग नहीं हुई है ना, उस कारण से भी क्रैक दिखते हैं। अगर सही तरी नहीं होती तो भी हमको क्रैक दिखते हैं। ठीक है। अपनी दीवारों पे, अपने बीम कॉलम, कहीं पे भी आप देखना, अगर नया स्ट्रक्चर है और फिर भी तिराड़े हैं, तो उसकी सही ढंग से पकाई नहीं हुई है, मतलब सही ढंग से तरी नहीं हुई है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होना। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारे कंक्रीट की तैयारी का, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है कि जैसे अगर सही तरह से उसकी सरफेस अगर प्रॉपर नहीं है, अनइवन है, खुरदुड़ी है, प्रॉपर तरीके से लगी हुई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिनिशिंग करते हैं। इन दिस स्टेप डिजायर्ड स्मूथनेस, चिकनाहट या सॉफ्टनेस ऑफ सरफेस आर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज गिवन। For achieving good finish, slump of the concrete should not be more than the 5 centimeter. एक टेस्ट होता है स्लम्प कोन टेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट मैं आपको बताऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी। स्लम्प बनता है, ऐसे बाल्टियां रहती है, बाल्टी रहती है उल्टी, कोन रहता है शंकु। शंकु को अगर यहाँ से काट देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, है ना। ठीक है। ये शंकु था, कोन था, कोन को हमने काट दिया तो ये ऐसा मिल गया, है ना। ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार का एक कोन बनता है। इसमें क्या करते हैं, हम टेस्ट लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट डालते हैं, फिर ये स्लम्प को रिलीज करते हैं, मतलब ऐसा कैसा हम उठाते हैं। तो उठाने के दौरान क्या होता है कि ये बिखरता है या इसकी हाइट कम हो जाती है, अलग अलग चीज़ें बताता है। तो इससे हम क्या जानते हैं, इसकी वर्क एबिलिटी कैसी है, कि ये कैसे काम सही ढंग से करेगा। ठीक है। तो ये कंक्रीट के ऊपर अलग अलग प्रकार के टेस्ट रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। हमने काय के टेस्ट पढ़े थे थोड़ी देर पहले, सीमेंट के टेस्ट पढ़े थे। अब हम काय के टेस्ट पढ़ेंगे, कंक्रीट के टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। एक इसमें होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब हमारा जिस भी ग्रेड का हम कंक्रीट बना रहे हैं, हम इसके क्यूब बनाएंगे, फिर इसको CTM मशीन, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में तोड़ के देखेंगे कि इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके पास रेशो है अलग अलग और आपने कंक्रीट बना लिया है। अब इस रेशो में ये वाला कंक्रीट बनना चाहिए, है ना, ये हमको पहले से मालूम है, मगर हमने एक रेशो ले लिया, हमको ये नहीं पता है। फिर हमने CTM में तोड़ा तो पाया कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। आई बात समझ में। पहला टेस्ट कंक्रीट पे ये लगाएंगे हम, दूसरा टेस्ट हम स्लम्प कोन टेस्ट देखेंगे। ठीक है। फिर एक तीसरा होता है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट मतलब वो हम देखते हैं कि हमारा कॉम्पेक्शन अच्छा होगा कि नहीं कंक्रीट का, तो वो होता है हमारा कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। 3-4 तरह के हमारे कंक्रीट पे हम टेस्ट लगा करके देखेंगे। ठीक है। अब बात करें थी फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग अगर हमारा स्लम्प का हाइट अगर 5 सेंटीमीटर नहीं रहता है, जब हम ये स्लम्प रिलीज करेंगे ना, तो इसका एक ये सांचे का हाइट होता है। ठीक है। जब हम रिलीज करते हैं ना, तो हाइट इसका या तो ये स्लम्प बिखर जाता है या पूरा टूट जाता है, मतलब कंक्रीट तो गीला ही रहेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है बिखरेगा। मगर अगर स्लम्प हमने ये निकाला और इसका हाइट ये गिरा नहीं, ऐसा कैसा बना रहेगा, तो ये कुछ ना कुछ हाइट में डिक्रीज होगा और कुछ ना कुछ फैल जाएगा। समझ में आ रही है बात, इस जगह से कुछ ना कुछ फैल जाएगा और हाइट में डिक्रीज होगा। तो ये क्या बोलते हैं कि हाइट कम से कम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं हमारा फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सही रहती है। ठीक है।
और फिनिशिंग सही से आती है हमारे कंक्रीट की। आई बात समझ में? हाँ मैडम। प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में कोई डाउट? नो मैडम। ठीक है, हेलो। अब देखते हैं हम अपना कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट। ये भी हम समझ लेते हैं। कॉम्पेक्शन मतलब सही तरीके से उसको कॉम्पैक्ट करना और उसके सारे एयर बबल या एयर वॉइड दूर करना। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट इज नोन एज द कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट। कंसोलिडेशन मतलब मिक्स करना या पूरा होमोजीनियस बनाना या एक जान बनाना हमारे कंक्रीट को ही कॉम्पेक्शन कहलाता है। ठीक है। कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट means compaction between the aggregate and aggregate, between the aggregate and reinforcement, and between the aggregate and forms. Compaction of concrete can be done either manually hand compaction or mechanically machine compaction. क्या होता है? ये हमारा है सांचा। सांचा मतलब ये कह लो ये तरापे हमने लगाए हैं। ठीक है। ये ऊपर से कैसे दिख रहे हैं? ऐसे, इसका टॉप व्यू, ये इसका लेंथ वाइज है। ठीक है। ये इसकी कुछ ना कुछ लेंथ, चलो मान लो 10 मीटर मान लो। ठीक है। तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ये एग्रीगेट हैं, इसके बीच में मिट्टी, गेती, रेती, सीमेंट, ये सब होंगे। तो क्या होता है, जब हम प्लेस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में गैप ना बने। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाथों से एग्रीगेट टू एग्रीगेट के बीच में इसको सही तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये अपनी जगह बदलेंगे। ठीक है। जगह बदलना मतलब एक के बीच में एक वॉइड क्लियर सही तरह से प्लेस जो हमने करे हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। कॉम्पैक्ट होते हैं मतलब सही तरह से एक होमोजीनियस पूरा मिक्सचर बनाते हैं, मतलब एक जान होते हैं। दोनों के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? एग्रीगेट टू एग्रीगेट के बीच में भी दूसरा हमारा मटेरियल फील होना चाहिए। रेनफोर्समेंट मतलब इसमें सरिये खड़े होंगे कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे से सरिये ऐसे ऐसे दिखेंगे। ठीक है। तो सरियों के बीच में भी क्या सरिये आड़े टेढ़े नहीं हो जाए, इसके लिए हम क्या स्टीरअप बांधते हैं। मतलब इनके बीच में भी हमारे एग्रीगेट सही तरीके से प्लेस होना चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन दो तरीके से होता है। एक तो हाथ से कर लो, हैंड से, हैंड कॉम्पैक्शन। दूसरा होता है हमारा मशीन कॉम्पैक्शन, या तो मशीन से कर लो। ठीक है। एक होता है हैंड कॉम्पैक्शन, दूसरा होता है हमारा मशीन कॉम्पैक्शन। ठीक है। तो हैंड कॉम्पैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टील टैम्पिंग रॉड। ठीक है। एक टैम्पिंग रॉड होती है, स्टील की होती है, उससे हम कॉम्पैक्शन करते हैं। और टिम्बर स्क्रूज मतलब या तो लकड़ी के बल्ली से या फिर स्टील की रॉड से। ठीक है। नैरो एंड डीप मेंबर्स आर कॉम्पैक्टेड विद द हेल्प ऑफ टैम्पिंग रॉड। क्या बोल रहे हैं, क्या नैरो पतले और गहरे जो हमको चीज़ें बनानी है, जैसे हम बात करते हैं हमारा कॉलम का ये खड़ा हुआ है, तरापे हैं चारों साइड से, इसके अंदर हमने कंक्रीट डाला तो ये बहुत अंदर तक गहरा है। हम इसको उतनी हाइट का हमको कॉम्पैक्शन रॉड बनानी पड़ेगी। ठीक है। ताकि क्या हो, सही तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए हमारा। तो क्या बोल रहे हैं, नैरो और डीप मतलब सकरे और गहरे जो हमारे मेंबर्स है वो कैसे हम टेम्पटिंग रॉड के मतलब जो हमारी रॉड होती है स्टील की, उसकी मदद से हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थीन स्लैब एंड फ्लोर आर टैम्प्ड विद द स्क्रू। अगर हमारी पतली छत डाल रहे हैं या फ्लोर बना रहे हैं तो उसको हम किसकी मदद से, वुडन स्क्रूड या टिम्बर की बल्लियों से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। आई इतनी बात समझ में? अगला होता है हमारा मशीन कॉम्पैक्शन। मशीन कॉम्पैक्शन क्या होता है, मशीन कॉम्पैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स। वाइब्रेटर्स होते हैं मतलब अगर ये जो रॉड है हमारी स्टील की, इसी में वाइब्रेटर्स का पूरा सेटअप अरेंजमेंट होता है। मशीन चलती जाती है और ये कैसी होती जाती है, वाइब्रेट होती जाती है अपने आप, बस पकड़ने के लिए एक मजदूर ऐसे पकड़ा हुआ रहता है और ये वाइब्रेट होती जाती है।
तो वाइब्रेशंस काय में आता है हमारा? कंक्रीट में। गीला कंक्रीट वाइब्रेट होगा तो सही तरह से कॉम्पैक्ट भी होता जाएगा। वाइब्रेटर्स प्रोड्यूस वाइब्रेशंस when transmitted to plastic concrete, make it flow and affect compaction. The air bubble are forced out to concrete due to vibrations. क्या होता है, जो ये हमारी रॉड होती है, जो वाइब्रेटर्स होते हैं, ये लगातार वाइब्रेट होते हैं उसी के अंदर में, तो क्या होता है हमारे से जो सारे एयर बबल है वो रिलीज हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है हमारा मिक्सचर फुली कॉम्पैक्टेड हो जाता है और मजबूत बन जाता है और पूरी तरह से डेंस और ठोस बन जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब तरी करना हमारे कंक्रीट की। तरी क्यों आवश्यक है? क्योंकि कंक्रीट बना हुआ है सीमेंट से, और सीमेंट क्या रिलीज करता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए हमको उस हीट को ठंडी करने के लिए वाटर से क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो और तरी से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ताकत ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरी हमेशा करते ही रहेंगे हम। ठीक है, लेक्चर एंड हो जाएगा तो वापस से रीजॉइन कर लेना आप। ठीक है, लेक्चर को। तो तरी के बारे में पढ़ते हैं हम। क्यूरिंग इज द ऑपरेशन बाय विच मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है, बाय विच मॉइस्ट कंडीशन आर मेंटेन्ड ऑन फिनिश्ड कंक्रीट। कंक्रीट जब फिनिश्ड हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई, हार्ड हो गया, उसके बाद में हम क्या करते हैं? क्यूरिंग, तरी करते हैं। तो तरी हम कब करते हैं? जब हमारा मॉइस्चर या नमी युक्त हमारा कंक्रीट रहे और उसको क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन मेंटेन उसकी रहे। किसके बाद करते हैं हम? पूरा कंक्रीट की फिनिशिंग के बाद में। सरफेस टू प्रमोट कंटिन्यू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट के द्वारा रिलीज होगी, सीमेंट के द्वारा निकलेगी, उसको ठंडी करने के लिए, मतलब हाइड्रेटेड करने के लिए। इफ प्रॉपर क्यूरिंग इज नॉट डन, अगर आपने सही तरह से क्यूरिंग या तरी नहीं करी है तो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल नॉट टेक प्लेस, हमारा जो हाइड्रेशन है सीमेंट को वो सही तरह से नहीं होगा। विच रिजल्ट, जिसके कारणवश इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ मतलब आधी स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट लेगा और क्रैक भी जनरेट करेगा। आई इतनी बात समझ में क्यूरिंग के बारे में? यस मैडम। फिर क्या होती है हमारी क्यूरिंग की अलग अलग मेथड होती है, कितनी तरह से कितनी विधियों से हम तरी कर सकते हैं। पहला है शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क। ठीक है, देखो इसमें किसी भी प्रकार से हम पानी दे नहीं रहे। ठीक है, पानी दे नहीं रहे हैं मगर पानी को भाप बनते से रोक रहे हैं। समझ पा रहे हो? मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ऊपर पतरे लगा दिए, तो क्या हो गया? डायरेक्ट धूप नहीं लग रही है इसमें। आ रही है बात समझ में? इसमें डायरेक्ट क्या हो रही है? धूप नहीं लग रही है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? बच रहा है। किससे बच रहा है? धूप में एक्सपोज्ड होने से बच रहा है, मतलब धूप लगने से बच रहा है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ऑलरेडी ये गीला है, तो इसका पानी क्या सूर्य वाष्प बना करके नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्यूरिंग प्रोसेस में हम ले रहे हैं। बोल रहे हैं पहला प्रोसेस ये है, पहला मेथड ये है कि शेडिंग द कंक्रीट वर्क, हमने जो कंक्रीट का काम करा है, कंक्रीट का जो वर्क करा उसके ऊपर शेड बना देना। द ऑब्जेक्ट ऑफ शेडिंग द कंक्रीट इज प्रिवेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। इसका मूल उद्देश्य शेड बनाने का ये है कि ये हमारे पानी को भाप बनने से रोक देता है, मतलब पानी के वाष्पीकरण को रोक देता है। इट ऑल्सो हैव्स टू प्रोटेक्ट कॉन्क्रीट सरफेस फ्रॉम हीट, और ये हमारे कंक्रीट की सरफेस जो हमने बनाई है उससे उसको गर्म होने से बचाता है, डायरेक्ट सन रेज से, मतलब डायरेक्ट सूर्य की किरणों से। आई इतनी बात समझ में? ये भी एक प्रकार का क्यूरिंग स्टेप है। ठीक है, मगर ये सिर्फ एक ऐसे है कि हमारा जो पहले से एक्सेस अमाउंट है वाटर है जो पहले से हमारे कंक्रीट में, उससे हमको क्या कर रहा है? बचा रहा है।
ठीक है। अगला है हमारा कवरिंग द सरफेस विथ गनी बैग्स। गनी बैग्स क्या होते हैं? जो टाट के बोरे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं हम गनी बैग्स। ठीक है, आई बात समझ में? आपने देखा होगा जब रोड वोड बनते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, टाट के बोरे डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, टाट के बोरे हमेशा गीले गीले रहेंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, सूझ पड़ी? तो हम क्या करते हैं, कवरिंग द सरफेस विद द गनी बैग्स। इन दिस मेथड द सरफेस टू बी कवर्ड with the weight gunny bags which are weighted periodically। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को टाट के बोरों से ढक देते हैं और समय समय पर उनको गीला करते रहते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से उसकी क्या हो सके, तरी हो सके। ठीक है, क्यूरिंग सही तरीके से होती रहे। ठीक है, तीसरा स्टेप आता है हमारा स्प्रिंकलिंग द वाटर। ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा हमने देखी है करते हुए। ठीक है, स्प्रिंकलिंग द वाटर से क्या होता है, हम हमारे एक पाइप वाइप से जो तरी करते हैं कुछ कुछ समय तक, मगर हम देखा जाता है कि स्प्रिंकलिंग वाटर क्या हम सुबह और शाम अधिकतर हमारी तरी करते हैं, मगर हमारी जो मेन प्रोसेस रहती है, हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन ऐसे ज़रूरी थोड़ी सुबह शाम होती है। हम तरी करेंगे, पानी का फुवारा भी लगाएंगे तो कुछ समय के लिए लगाएंगे। ठीक है, मगर इस तरीके से प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन देख के थोड़ी होगी कि सुबह होंगी हो या शाम को होंगी, वो दिन भर चलती रहती है। तो सबसे बढ़िया जो रहती है हमारी, वो वाली रहती है अपनी कवरिंग द गनी बैग्स, और गीली रहे वो, ऑल टाइम हम उसको गीला करके रखें। ठीक है, स्प्रिंकलिंग द वाटर देख लेते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्यूरिंग वाटर। ठीक है, ये मेथड क्या ज़्यादा पानी का वेस्टेज करती है और लार्ज अमाउंट में हमको इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज स्प्रिंकल्ड, वाटर हम उसके ऊपर फुवारा किसके ऊपर डालते हैं, हमारे जो भी कंक्रीट का सूटेबल हमारा जो कंक्रीट वर्क है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, मतलब पानी के फुहारे डालेंगे। सूटेबल इंटरवल, कुछ टाइम में डालेंगे। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि दिन में 4 बार तरी करनी है, 3 बार तरी करनी है, ऐसा देखते हैं हम हमारे लिए वही करते हैं। अधिकतर हम पानी से ही तरी करते हैं, स्प्रिंकल करके ही करते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बैग बिछाना और इतने ज़्यादा अमाउंट में हमको बैग भी खरीद के लाना। हमारे पास पानी रहता है, पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, तो हम क्या करते हैं, पानी को स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, एंड सरफेस टू बी कर्व शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई। जैसे हमको दिखेगा कि हमारी जो सरफेस है सूख गई है, उसको वापस से फिर हम क्या करेंगे, तरी करेंगे। जैसे गीला दिखता है अलग से और सूखा दिखता है अलग से। सूखा रहता है तो उसका कलर क्या हल्का पड़ जाता है, और गीला रहता है तो उसका कलर कैसा है, डार्क रहता है। तो हमारी इन 3 मेथड से हम तरी कर सकते हैं, क्यूरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा IAS कोड 456 1978 क्या बोलता है। रिकमेंड्स दैट द कॉन्क्रीट शुड बी केप्ट वेट फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द कॉन्क्रीट। मतलब 7 दिन तक तो हमारा कॉन्क्रीट सूखना ही नहीं चाहिए, पानी उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। If ponding of water is adopted in this method of curing, it should be also continued for the 7 days। अगर हम पॉन्डिंग मतलब हमने क्या गड्ढा बना, मतलब हमने तालाब बना करके कुछ भी स्ट्रक्चर हमारा डूबा हुआ है, अगर वो पॉसिबिलिटी है, कितना होता है, मतलब क्या होता है कि मैंने पॉन्डिंग की जो स्थिति है वो कहाँ देखी है। जैसे रोड जब बनती है तो क्या करते हैं, ये जैसे रोड है तो छोटी छोटी सी क्यारियाँ जैसी बना देते हैं। ठीक है, ये आपने हमेशा देखी होगी। आपने कॉलेज का रोड बना था? हाँ मैडम, बना था। तो उसमें क्या कर देते हैं, ऐसी पालियां बना देते हैं, ऐसी थोड़ी ऊंची ऊंची सी। ठीक है, ये जैसे रोड है हमारा पूरा चौकोर, फिर क्या करते हैं, हम इस पालियों के बीच में क्या पानी भर देते हैं। ठीक है, तो IAS बोलता है कि 7 दिन तक तो पूरा ये पानी भरे ही रहने देना चाहिए। मतलब 7 दिन तक ही जो हमारा पूरा रोड है ये पूरा कैसा रहना चाहिए, गीली कंडीशन में रहना चाहिए, अगर कंक्रीट इस पे करा है तो। ठीक है, या फिर कोई सा भी जो स्ट्रक्चर है हम बना रहे हैं उसको हमको 7 दिन तक पूरा कैसा रहना चाहिए, गीली कंडीशन में रहना चाहिए, वेट रहना चाहिए, पूरा गीला रखना चाहिए।
आई बात समझ में? ऐसा IS कोड के निर्देश हैं कि 7 दिन तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सूखी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इतना आया समझ में?